अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम को स्टडी किया है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम? एच रो जी, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, रो यानी जिस फ्लूइड को अंदर भरा गया है उसकी डेंसिटी, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम एच रो जी। ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया है। इस लेक्चर में हमको स्टडी करना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर, प्रेशर के अलग अलग टाइप्स। अब जरा देखिए, जहां भी फ्लूइड होगा वो फ्लूइड प्रेशर एक्सर्ट करने वाला है। अलग अलग फ्लूइड की वजह से अलग अलग प्रेशर आ सकता है, तो उसके अलग अलग टाइप्स भी बनाए गए। एक्चुअली ये टाइप हमने मेजरमेंट के बेसिस पे बनाए हैं। तो दीज आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर: एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर या गॉज प्रेशर जो आप उसको पढ़ना चाहें, एब्सोल्यूट प्रेशर एंड वैक्यूम प्रेशर। तो शायद इसमें से कुछ बातें आप लोगों ने सुनी होंगी। चलिए देखते हैं बाय वन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन गेज, एब्सोल्यूट एंड वैक्यूम। तो सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर? क्या मेरे आसपास कोई फ्लूइड है? मेरे आसपास सारे गैसेस हैं, एंड गैसेस आर आल्सो फ्लूइड। हमारे जहन में बात ये होती है कि सिर्फ वाटर होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए। नहीं, गैसेस एंड लिक्विड एंड थर्ड एंड फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, प्लाज्मा, ऑल आर फ्लूइड्स। तो मेरे आसपास सारी की सारी एयर है, एटमॉस्फेयर है। तो क्या ये फ्लूइड मेरे ऊपर कोई प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है? क्या ये एटमॉस्फेयर मेरे ऊपर कोई प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है? आपके ऊपर, दुनिया की हर चीज के ऊपर ये एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है। तो क्या इसकी वजह से कोई प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा? यस, दैट प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? सिंपली द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, सो चलिए डेफिनेशन लिख लेते हैं। द प्रेशर exerted by atmosphere is called atmospheric pressure. इसको आमतौर पे डिनोट किया जाता है PATM से, P एटमॉस्फेयर से। और इसकी वैल्यू होती है, वैल्यू कितनी होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की? हाँ बोलो, 1.013 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमारे ऊपर जो एटमॉस्फेयर है वो हम पर 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है, लेकिन हमको फील नहीं होता है। अरे अजीब बात है ना, इतना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है कंटिन्यूअसली हमारी बॉडी पर, चारों तरफ से इतना प्रेशर से हमारी, इतना हमको पुश किया जा रहा है, धकेला जा रहा है, लेकिन हमको फील नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा फील? अरे होता है फील, लेकिन हुआ क्या, बचपन से लेकर अभी तक वो चीज कंटिन्यूअसली पड़ रही है ना। तो होता ही है कि हमको उसकी आदत हो गई, हम उसके हैबिचुअल हो गए, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। दूसरी बात ये कि बॉडी पर चारों तरफ से जब इक्वल प्रेशर एक्सर्ट होता है तो प्रेशर का इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, तो हमको उस वजह से फील नहीं होता। बच्चा जब पैदा होता है तो रोता है ना, क्यों रोता है भाई? जब आया दुनिया के अंदर तो सारा प्रेशर पड़ने लगा, रोना आएगा ही ना। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम महसूस नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उसके हैबिचुअल हम हो चुके हैं। इसके अलावा जो प्रेशर हम पर पड़ेगा, मैंने आपको मार दिया, अब ये फोर्स आई ना इस एरिया पर, तो प्रेशर क्रिएट हुआ, ये प्रेशर हमको फील हो रहा है। हालांकि एटमॉस्फेयर हम पर कंटिन्यूअसली फोर्स लगा रहा है, प्रेशर बन रहा है, लेकिन हम उसके हैबिचुअल हो चुके हैं। इसको निकाला कैसे गया? मैं आपको देता हूं कि वैल्यू है 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5। आप एग्री कर लेते हैं, ऐसा थोड़ी होगा। सो इसको निकालने के लिए एक चीज की गई। हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया। हमने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में क्या है, इस कंटेनर में मरकरी भरा है। इस कंटेनर में पूरा का पूरा मरकरी भरा है। कौन है जी? Hg। हमने इसके अंदर एक टेस्ट ट्यूब ली, आपने देखा होगा, हमने लैब के अंदर टेस्ट ट्यूब यूज की है। पेन की तरह की एक ट्यूब है, अंदर से खाली। तो हमने क्या किया, उस टेस्ट ट्यूब को लिया और इसके अंदर ऐसे डाल दिया। ये हमारी टेस्ट ट्यूब का माउथ और ये उसका क्लोजिंग पार्ट। ये टेस्ट ट्यूब अंदर चली गई है, आप महसूस कर रहे हैं, इस तरह हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है। इसके अंदर सारा का सारा मरकरी भर चुका होगा। ओके, जैसे पानी के अंदर कोई चीज डालो, पानी पूरा भर जाता है ना उसके अंदर। अब हमने इस टेस्ट ट्यूब को वर्टिकल कर लिया। क्या किया? वर्टिकल कर दिया, समझे? अब इसके अंदर पूरा कौन भरा हुआ था? पूरा मरकरी भरा हुआ था। ये वजन की वजह से थोड़ा सा नीचे आएगा। अब ये वजन की वजह से नीचे आ चुका है। यहां तक हमने देखा कि जब हम मरकरी इसके अंदर भरते हैं तो मरकरी 75 सेंटीमीटर की हाइट तक रेस करता है। जरा ध्यान दें, हमने जब मरकरी के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया तो हमने देखा मरकरी कितना ऊपर चढ़ा हुआ था, 75 सेंटीमीटर या 750 या 760, 76 ले लो इसको, 76 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ा हुआ था या 760 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ा हुआ था। अब जरा ध्यान दो, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं पॉइंट ए,
यहां वाले पॉइंट को नाम देता हूं पॉइंट बी, ये है पॉइंट ए एंड दिस वन इज द पॉइंट बी। मरकरी कॉलम यहां से 76 सेंटीमीटर आने के बाद न कम हो रहा है न ज्यादा हो रहा है। अब जरा ध्यान दो, अगर लिक्विड को एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करना है तो किस चीज की रिक्वायरमेंट है? प्रेशर डिफरेंस। जैसे टेम्परेचर एक जगह से, हीट एक जगह से दूसरी जगह जाती है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह मूव होता है फोर्स का डिफरेंस होने की वजह से, करंट एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होता है पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से, उसी तरह लिक्विड एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होती है प्रेशर के डिफरेंस की वजह से। अगर मैं कह दूं कि यहां पे एक फ्लूइड भरा हुआ है, यहां से फ्लूइड इस तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब यहां पे प्रेशर ज्यादा, यहां पे प्रेशर कम है। फ्लूइड ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन। जैसे हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ जाती है। अब जरा ध्यान दो, मैं बताना ये चाह रहा हूं कि ये हमारी Hg का कॉलम फिक्स हो चुका है, ये ना नीचे जा रहा ना ऊपर जा रहा। इसके माने क्या है, ये अगर नीचे जाता इसका मतलब फ्लूइड यहां से इधर आ रहा, और अगर इसका लिक्विड कॉलम रेज होता है इसका मतलब फ्लूइड यहां से अंदर जा रहा। लेकिन चूंकि ये दोनों चीजें नहीं हो रही हैं, इसका मतलब यहां पे फ्लूइड का ट्रांसफर बंद है। अगर फ्लूइड का ट्रांसफर बंद है तो क्या हम प्रेशर एट पॉइंट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट बी लिख सकते हैं? अगर ए का प्रेशर और बी का प्रेशर सेम होता, अगर ए का प्रेशर और बी का प्रेशर सेम होता तभी तो फ्लूइड फ्लो नहीं हो सकता था ना। अगर प्रेशर डिफरेंस होता तो बिल्कुल फ्लो होता था। पॉइंट ए पर कौन सा प्रेशर है? इसके ऊपर सारा का सारा एटमॉस्फेयर है, बिल्कुल एटमॉस्फेयर है, तो पॉइंट ए पर बनने वाला प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब जरा ध्यान दो, पॉइंट बी पर कौन सा प्रेशर बन रहा है? यहां पे तो हमने ये टेस्ट ट्यूब ले ली ना, इसकी वजह से एटमॉस्फेयर से कंसर्ट कट हो गया उसका, और यहां ऊपर यहां पहले मरकरी भरा हुआ था, हमने उसको उल्टा किया तो यहां पर क्या आ गया? मरकरी जब यहां से गया तो यहां आया क्या? कुछ भी नहीं आया, खुला ही नहीं है ना। अगर ये खुली होती तो यहाँ पे एयर आ जाती, लेकिन कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे वैक्यूम है, और वैक्यूम की वजह से बनने वाला प्रेशर तो जीरो होता है, तो यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं। तो पॉइंट बी पर आने वाला प्रेशर सिर्फ इस लिक्विड कॉलम की वजह से है, सिर्फ इतना लिक्विड कॉलम पॉइंट बी पर प्रेशर बना रहा होगा। तो क्या मैं प्रेशर एट पॉइंट बी को प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम यानी रो एच जी या एच रो जी के फॉर्म में लिख सकता हूं? पॉइंट बी पर सिर्फ इतना लिक्विड कॉलम प्रेशर बना रहा होगा, तो क्या मैं पॉइंट बी पर आने वाले प्रेशर को इतने लिक्विड कॉलम की वजह से आने वाला प्रेशर कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकते हैं। तो एच रो जी, फ्लूइड कौन सा भरा हुआ है? मरकरी भरा हुआ है, तो डेंसिटी मरकरी की रहेगी। हाइट हमने देखा, हाइट है 76 सेंटीमीटर, 76 इंटू 10 टू द पावर -2। डेंसिटी ऑफ मरकरी है 13600, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ले लो 10, मान लो 10 है। तो हमने क्या किया, ये 1 2 3 खत्म, तो 76 इंटू 1360, दिस विल बी द प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएंगी 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस तरह हमने कहा कि यहां पर प्रेशर 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 बन रहा होगा, इसलिए पॉइंट ए पर भी उतना ही प्रेशर बनना चाहिए, इसलिए पॉइंट ए पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इसका मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। तो कोई भी चीज डायरेक्ट नहीं है, मैं आपको कोई चीज दे रहा हूं उसके माने ये नहीं कि मुझे ऐसा लगता था, ये साइंटिस्ट को ऐसा लगता था इसलिए ऐसा हो गया, नहीं, हमने हर चीज को करके देखा है उसके बाद यकीन किया है। तो आपको भी ऐसे करना है। क्या जरूरी है कि यहां मरकरी ली जाए? अगर हम यहां वाटर ले लेते तो क्या होता, चलिए देखते हैं। सो एक बात याद रखें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लेते हैं P एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर पास्कल, दोनों में से आप दो लेना चाहें वो ले सकते हैं। उसी तरह अगर आप इसको टॉर में ले तो 1 टॉर बन जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू 1 टॉर, और इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 76 mm ऑफ Hg। जो मैंने पहले लेक्चर में जब मैं आपको प्रेशर बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि हम आमतौर पे फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी को उनके नाम से नहीं उनके यूनिट से पहचानते हैं। तो प्रेशर का यूनिट तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन ये यूनिट भी यूज होता है 76 mm ऑफ Hg। अगर आपको मैं कहता कि 1 mm ऑफ Hg प्रेशर है 1 mm ऑफ Hg, इसका मतलब क्या है, Hg के 1 mm की वजह से बनने वाला प्रेशर, तो आप लेते Hg उसको 1 mm तक रेस करते तो यहाँ पे कितना प्रेशर बनता वो देखते। ओके, तो ये अलग अलग यूनिट है। उसी तरह आप इसको सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं, तो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg आ जाएगा। हमारा सवाल वापस, क्या हम यहाँ पे वाटर ले सकते थे? तो बिल्कुल ले सकते थे। हमको इतना पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू है मान लो 10 टू द पावर 5, ये 1.013 हम कैलकुलेशन के लिए नेगलेक्ट करते हैं। अगर हम यहाँ पर मरकरी की बजाय वाटर ले लेते हैं तो हम पता करते हैं कितनी हाइट तक हमारा वाटर रेस करता था। मान लेते हैं h हाइट हमको पता करना है।
अब क्या फिल किया, वाटर फिल किया ना, तो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1000, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10, तो कितना होगा ये 1000 10 टू द पावर 3 10 टू द पावर 4, मतलब h into 10 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5, तो h कितना आएगा 10 टू द पावर 5 अपॉन 10 टू द पावर 4 या इनटू 10 टू द पावर -4, मतलब h की वैल्यू 10 मीटर आ जाएगी। क्या आप इमेजिन कर पा रहे हैं 10 मीटर्स, तो हमारी बड़ी स्केल होती है ना इतनी, कितनी होती है 30 सेंटीमीटर्स की, 30 सेंटीमीटर, उसके बाद 60, उसके बाद 90, वहां पे आपको मिलेगा 1 मीटर। जब आप 100 सेंटीमीटर ले लेंगे तो 1 मीटर मिलेगा ना, तो इतने 3 स्केल लगाओ, उसके बाद भी थोड़ा सा, तो इतना बनेगा 1 मीटर, उससे भी ज्यादा। ऐसा आपको 10 टाइम्स जाना है, कितनी हाइट बनेगी उसकी। इसलिए हम आमतौर पे वाटर यूज नहीं करते एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए। अलबत्ता आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। तो अगर आपको दिल बोला, आपका दिल कह रहा है कि हम वाटर के थ्रू एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट करेंगे, तो कितनी बड़ी घर के बाहर तक जाने वाली टेस्ट ट्यूब लगाना पड़ेगा आपको, पूरा मोहल्ला देखेगा अरे यहाँ पे देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट किया जा रहा है। सो ये पहले टाइप का प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये बनता है हमारे ऊपर मौजूद गैसेस की वजह से। आपके जहन में सवाल आ रहा होगा, इतना तो समझ आ चुका है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फार्मूला है H रो G, जो कि हम मरकरी कॉलम के लिए कैसे मेजर करते हैं हमने देख लिया। अब सवाल ये आ रहा होगा कि यहाँ पर हाइट क्या ली जाती है। अगर हम यहाँ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो हमारे ऊपर लिक्विड कॉलम है, मतलब फ्लूइड है, गैसेस है, तो इसकी हाइट कहाँ तक ली जाती है। क्योंकि हमने कम्युनिकेशन के अंदर सीखा है कि अर्थ का एटमॉस्फेयर नियरली 400 किलोमीटर तक होता है। अलग अलग लेयर्स बनते हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आयोनोस्फेयर, अलग अलग स्फीयर्स होंगे। वो एटमॉस्फेयर 400 किलोमीटर तक चलता है। तो क्या हम यहाँ पर हाइट अगर हम सरफेस पर कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये हाइट 400 किलोमीटर लेते हैं? तो ऐसी बात नहीं है। हमने ये देखा है कि अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ इज अ स्फीयर, इसके आसपास बहुत सारे गैसेस का एटमॉस्फेयर बना हुआ है। एक बात समझ लें कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर अर्थ के सरफेस से कैलकुलेट नहीं किया जाता, बल्कि हम एक ऐसे पॉइंट पर निकालते हैं जहां पर हाइट या फिर अल्टीट्यूड का वेरिएशन बिल्कुल ना हो, और वो पॉइंट होता है सी लेवल। अगर आप समंदर के ऊपर चले जाए तो वहां पे हम मानते हैं कि वहां पर हाइट 0 है। जहां पर आप रह रहे हैं, जहां पर मैं रह रहा हूं, जहां पर सारी दुनिया के लोग हैं, जरूरी नहीं है कि वो हाइट 0 पर हो। सी लेवल को हम 0 हाइट मानते हैं, और वहां से हम हमारे सिटी की, हमारी विलेज की, हमारे कंट्री की हाइट देखते हैं कि अच्छा हमारा कंट्री इतना ऊपर है एज कंपेयर टू डेटा पॉइंट दैट इज द सी लेवल। तो ये जो प्रेशर कैलकुलेट किया हुआ है, ये प्रेशर कहाँ का है, ये प्रेशर सी लेवल का है कि सी लेवल पर 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर बनता है। और ये हाइट सी लेवल से मेजर की जाती है। जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं गैसेस की डेंसिटी, मतलब नंबर ऑफ गैसेस, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम कम होंगे या ज्यादा होंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं यहाँ का एरिया लूं सेम, यहाँ का एरिया लूं सेम, यहाँ का एरिया या वॉल्यूम लूं सेम, इसको मैं नाम देता हूँ ए, इसको नाम देता हूँ बी, सी और डी, तो कहां पर सबसे ज्यादा गैसेस प्रेजेंट होंगे। ऑब्वियसली ए के एरिया में सबसे ज्यादा गैस मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। रीजन ये है कि ग्रेविटी है, ग्रेविटी की वजह से यहाँ पर सबसे ज्यादा गैस मॉलिक्यूल, उसके बाद कम, उसके बाद कम, उसके बाद कम। इस तरह जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से हाइट बढ़ाते जाते हैं, अर्थ के सरफेस से हाइट बढ़ाते जाते हैं, तो गैस मॉलिक्यूल कम होते जाते हैं, यहां तक कि एक पर्टिकुलर हाइट पर 80 किलोमीटर पर उनकी डेंसिटी इतनी कम हो जाती है कि नेग्लिजिबल हो। इसकी हम अगर अर्थ के सरफेस से कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहां पर एच ली जाएंगी 80 किलोमीटर। और दूसरी बात डेंसिटी, अर्थ के सरफेस से गैसेस की डेंसिटी कैसे लेंगे। जब यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल अलग अलग जगह पर अलग अलग है तो डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी, तो डेंसिटी भी यूनिफॉर्म नहीं होती है। डेंसिटी भी हाइट के साथ वैरी कर रही होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी वैरी कर रहा होता है। इन शॉर्ट ये सारी चीजों में से कुछ चीजों को कांस्टेंट माना गया, हालांकि वो कांस्टेंट है नहीं। और ये तमाम चीजों का एक एवरेज प्रेशर निकाला गया, तो वो प्रेशर हमारे सामने आया 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आई होप आपको पहला प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझ आ गया होगा। अब हम दूसरे प्रेशर की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर। सो सेकंड टाइप का प्रेशर जो हमको सीखना है दैट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर। एक्चुअली हम पहले एब्सोल्यूट प्रेशर सीखेंगे, इसका यूज करके फिर हम गेज प्रेशर भी सीखने की कोशिश करेंगे। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर। The total pressure exerted at any point is called absolute pressure at that point। किसी भी पॉइंट के ऊपर एक्ट होने वाला टोटल प्रेशर उस जगह का एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाता है। तो लिख लेते हैं the total pressure exerted at any point is called absolute pressure at that point।
ओके, अब देखते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर होता कितना है। सो लेट कंसीडर देयर इज अ वेसल आउट हियर। एक वेसल हमने कंसीडर किया, एक वेसल है, इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। ये फ्लूइड को हम वाटर मान सकते हैं या वाटर के अलावा कुछ भी मान सकते हैं। लेट कंसीडर देयर इज एन एलिमेंट ऑफ फ्लूइड। एक फ्लूइड का एलिमेंट कंसीडर करते हैं ऐसे। ये फ्लूइड का एलिमेंट मैंने कंसीडर किया, ये कुछ और चीज नहीं है, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कोई सिलेंडर वहां पर डाला हूं, बल्कि इसी फ्लूइड का छोटा सा हिस्सा मैंने कंसीडर किया। ये उसकी अपर लेयर है, ये उसकी लोअर लेयर है। ओके, मान लेते हैं अपर लेयर का सरफेस से डिस्टेंस x1 है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस x1 मान लेते हैं, और लोअर लेयर का सरफेस से डिस्टेंस मान लेते हैं x2 है। इतना लेयर कितना होगा, इतना हाइट कितना होगा हमारे लिक्विड एलिमेंट की, यहां से यहां तक x1 और यहां से यहां तक है x2। तो क्या मैं हमारे लिक्विड एलिमेंट की हाइट को x2 माइनस x1 कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकते हैं। तो हाइट ऑफ द लिक्विड एलिमेंट कितनी होगी? x2 माइनस x1 विल बी द हाइट ऑफ लिक्विड एलिमेंट। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं इस लिक्विड एलिमेंट के ऊपर की लेयर पर कोई फोर्स एक्सर्ट हो रही होगी? सोचते हैं, क्या फोर्स एक्सर्ट हो रही होगी? अगर वहां पर प्रेशर है तो फोर्स भी है। क्या वहां पर प्रेशर है? ये लिक्विड एलिमेंट के ऊपर की तरफ फ्लूइड है, अगर इसके ऊपर की तरफ फ्लूइड है तो प्रेशर है, अगर प्रेशर है तो फोर्स है। इसका मतलब यहाँ पे ऊपर की तरफ से एक फोर्स एक्सर्ट हो रही है F1। मान लेते हैं ऊपर की तरफ से एक्ट होने वाला प्रेशर P1 है, तो क्या मैं प्रेशर को फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया लिख सकता हूं? तो दैट मींस F1 इज इक्वल्स टू P1 टाइम्स ऑफ एरिया। अंडरस्टैंड? सो F1 हमने लिख लिया, F1 इज इक्वल्स टू P1 टाइम्स ऑफ एरिया, ये बाद में काम भी आएगा। इतना समझ ले कि ऊपर से F1 फोर्स एक्ट हो रही है। क्या नीचे से भी कोई फोर्स एक्ट हो रही होगी? जरा सोचते हैं। यहां लिक्विड एलिमेंट के इस लेयर पर, ये जो ब्लैक लाइन मैंने बनाया हो ना, इस लेवल पर प्रेशर हमेशा सेम रहेगा अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ। इस जगह पर जो प्रेशर, यहां पर भी वो प्रेशर। अगर मैं आपसे पूछूं इस लिक्विड एलिमेंट के यहां के पॉइंट पर कुछ प्रेशर एक्ट हो रहा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल, ये पॉइंट पर प्रेशर एक्ट हो रहा है ऊपर आने वाले लिक्विड कॉलम की वजह से। हमने ये सीखा है इस पॉइंट पर एक्ट होने वाला प्रेशर हर डायरेक्शन में सेम तरीके से एक्ट करता है अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ। इसका मतलब यहाँ पे आने वाला प्रेशर इस पॉइंट से ऊपर, राइट में, लेफ्ट में, नीचे, सब तरफ इक्वल सेंस से एक्ट होगा। अगर ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है, प्रेशर एक्ट हो रहा है, तो ऊपर की तरफ एक फोर्स भी बन रही है जिसको हम नाम देंगे F2। यहां पर एक और फोर्स है जो उसका वेट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, तो अगर हम इस लिक्विड एलिमेंट के फोर्सेस को बैलेंस करें तो ये लिक्विड एलिमेंट कैसा बन रहा है? यहाँ पे एक लिक्विड एलिमेंट है, ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है F2, नीचे की तरफ फोर्स लग रही है F1, और एक फोर्स नीचे लग रही है जो कि उसका वेट है। अब जरा मुझे बताओ, क्या वो लिक्विड एलिमेंट मोशन में है? जी नहीं, वो तो फ्लूइड स्टैटिक्स की स्टडी चल रही है यहाँ पर, मतलब फ्लूइड इज नॉट इन द मोशन। अगर फ्लूइड मोशन में नहीं है, अगर फ्लूइड मोशन में नहीं है तो ये सारे फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करना चाहिए, क्योंकि अगर अनबैलेंस फोर्स होंगी तो अनबैलेंस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन होगा, इन शॉर्ट मोशन होगा। यहाँ मोशन नहीं हो रहा है, मतलब सारे फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो क्या मैं इस तरह लिख सकता हूं कि ऊपर एक्ट होने वाली फोर्स इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ डाउनवर्ड फोर्सेस। ऊपर एक्ट होने वाली फोर्स एक ही है F2, मस्ट बी इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्सेस F1 प्लस वेट लिखना ही चाहिए। चलो ठीक है, अब इसको हम लिखते हैं, ये इक्वेशन का भी काम नहीं है। सो F2 को क्या मैं F2 ही लिखूं और F1 को F1 लिखता हूं। वेट ऑफ द लिक्विड एलिमेंट को mg लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सो F2 इज इक्वल टू F1 प्लस मास। मास को क्या हम डेंसिटी के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हम इस लिक्विड एलिमेंट की बात कर रहे हैं। लिक्विड एलिमेंट में मास से ज्यादा यूजफुल वॉल्यूम होता है, इसलिए हम यहाँ पर मास की जगह वॉल्यूम लाने की कोशिश करेंगे। सो मास की जगह वॉल्यूम क्यों लाए? तो मास की जगह वॉल्यूम लाने के लिए डेंसिटी का फॉर्मूला है मास बाय वॉल्यूम, तो मास का फॉर्मूला होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो मास की जगह क्या मैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे डेंसिटी तो पूरे लिक्विड के लिए यूनिफॉर्म रहेगी, अलबत्ता वॉल्यूम के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन दो, ये वॉल्यूम किसका है? तो ऑब्वियसली ये वॉल्यूम लिक्विड एलिमेंट का है। इस लिक्विड एलिमेंट का वॉल्यूम कितना होगा? तो देखो, नीचे से आने वाला एरिया को हम क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लें, इसको अगर हमने हाइट से मल्टीप्लाई कर लिया तो हमको टोटल एरिया मिल जाएगा। इसका मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू हाइट। इस लिक्विड एलिमेंट की हाइट कितनी है? देखो, हाइट निकाली हमने x2 माइनस x1, तो मैं यहाँ पे x2 माइनस x1 लिख लूं इनटू g। ओके, और यहाँ पे एरिया भी है, तो इसको मैं लिखता हूँ F2 इज इक्वल टू F1 प्लस रो टाइम्स ऑफ x2 माइनस x1 टाइम्स ऑफ g मल्टीप्लाइड बाय एरिया। चलेगा ना? बिल्कुल चलेगा, एक ही बात हुई। अब हम पूरी इक्वेशन को एरिया से डिवाइड करते हैं, तो F2 बाय a, F1 बाय a होल इक्वेशन डिवाइडेड बाय a। सही हुआ? ये एरिया से कैंसिल हो जाए,
अब बताओ F2 बाय ए क्या होगा, फोर्स बाय एरिया दैट मींस प्रेशर, तो क्या मैं इसको P2 लिख सकता हूं। F1 बाय ए दिस विल बी इक्वल्स टू P1 प्लस रो एज इट इज, एरिया तो कैंसिल हो गया, दैट मींस x2 माइनस x1 टाइम्स ऑफ g, दैट मींस P2 इज इक्वल्स टू P1 प्लस रो hg। ये हमारे पॉइंट P पर एक्ट होने वाला टोटल प्रेशर है जो हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एब्सोल्यूट प्रेशर मतलब क्या, किसी भी पॉइंट पर एक्ट होने वाला टोटल प्रेशर एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाता है। पॉइंट 2 पर यहां पर कितना प्रेशर एक्ट होगा, तो इस लिक्विड कॉलम की वजह से बनने वाला प्रेशर P1 प्लस इस लिक्विड कॉलम की वजह से बनने वाला प्रेशर जिसको हम h रो जी से या रो h जी से कैलकुलेट करते हैं। समझ आ गई बात। तो दिस इज द फार्मूला फॉर एब्सोल्यूट प्रेशर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर, टोटल प्रेशर एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ दैट पॉइंट। किसी भी पॉइंट के ऊपर एक्ट होने वाला टोटल प्रेशर उस जगह के एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाया जाता है। मान लो, ऐसा मान लो कि हमने लिक्विड एलिमेंट बिल्कुल सरफेस पर ही लिया है, ऊपर लिया है, मतलब लिक्विड एलिमेंट यहां नहीं है, सरफेस के ऊपर ऐसे है। हम यहां का प्रेशर कितना होगा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यही फार्मूला P2 इज इक्वल्स टू P1 प्लस रो hg। यहां पे रो क्या है, जहां पर प्रेशर आपको निकालना है वहां के फ्लूइड की डेंसिटी, h क्या है वो लिक्विड कॉलम की हाइट, और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मुझे बताओ अगर ये सरफेस के ऊपर है तो यहां पर कितना प्रेशर एक्ट हो रहा होगा, यहां पर एक्ट होने वाला होगा प्रेशर एटमॉस्फेयर की वजह से, दैट मींस P0 या आप इसको P एटमॉस्फेयर भी कह सकते हैं। तो क्या मैं P1 की जगह पर P एटमॉस्फेयर लिख लूं, तो P2 इज इक्वल्स टू P एटमॉस्फेयर प्लस रो hg। दिस इज द इक्वेशन फॉर टोटल प्रेशर एट एनी पॉइंट। आपको किसी भी पॉइंट का प्रेशर, टोटल प्रेशर या एब्सोल्यूट प्रेशर पूछा जाए तो आप लिखेंगे P एब्सोल्यूट इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट दैट पॉइंट प्लस रो hg। रो क्या है, जिस भी फ्लूइड की आप डेंसिटी, जिस भी फ्लूइड के अंदर आप कैलकुलेशंस कर रहे हैं उसकी डेंसिटी, h क्या है जितनी हाइट के ऊपर आपको प्रेशर निकालना है वो, और g जिस प्लैनेट के ऊपर आप है उस जगह की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अंडरस्टूड। ये बात बहुत ज्यादा अहम है। ये प्रेशर टोटल प्रेशर है, लेकिन आमतौर पे हम टोटल प्रेशर कैलकुलेट नहीं करते हैं। जो भी हमारे पास डिवाइसेस यूज होते हैं उससे हमको एब्सोल्यूट प्रेशर नहीं मिलता बल्कि गेज प्रेशर मिलता है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गेज प्रेशर, गेज प्रेशर मतलब एब्सोल्यूट प्रेशर में से आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस कर दिया। इस इक्वेशन को दोबारा लिखने की कोशिश करते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर में से P0 माइनस कर दूं, व्हाट इज P0, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो क्या आ जाएगा रो hg। दिस इज कॉल्ड गेज प्रेशर। सो गेज प्रेशर एट एनी पॉइंट इज इक्वल्स टू रो hg। ये आपको याद रखना है। मैं इसको और एक मर्तबा एक्सप्लेन करता हूं। एब्सोल्यूट प्रेशर समझ आया। अब हम तीसरे प्रेशर की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज द गेज प्रेशर, जो आपको और एक मर्तबा सीखना है। थर्ड प्रेशर इज कॉल्ड गेज प्रेशर। हमने अभी जो डिस्कस किया उससे हमको ये समझ आया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो ज्यादा प्रेशर होगा दैट प्रेशर इज कॉल्ड गेज प्रेशर। एक्चुअली ये रियल लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये बता रहा हूं कि जितनी जगह पर हम प्रेशर कैलकुलेट करते हैं वो गेज प्रेशर ही होता है, जितने डिवाइसेस हमारे पास अवेलेबल है। मान लीजिए ये हमारे पास एक टैंक है, ओके, हमको टैंक के इस पॉइंट पर कितना प्रेशर है वो कैलकुलेट करना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उस जगह का प्रेशर कैलकुलेट है, पता है, तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वाटर कितने दूर तक जाएगा अगर वहां से हमने उसको रिलीज कर दिया तो। और डैम की स्टेबिलिटी के लिए भी प्रेशर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने एक डैम कंस्ट्रक्ट किया, किस जगह पर कितना प्रेशर आपको पता होना चाहिए ताकि उसके हिसाब से स्ट्रेंथ दी जा सके। इन शॉर्ट यहाँ का प्रेशर हमको कैलकुलेट करना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक डिवाइस कनेक्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं मानोमीटर। यूट्यूब मानोमीटर हमने यहाँ पर कनेक्ट किया। ये वो वाली यूट्यूब नहीं है जो आप देख रहे हैं, ये यूट्यूब है, हमारी यू शेप की ट्यूब को यूट्यूब कहेंगे। अब जरा ध्यान दें, इस यूट्यूब के अंदर मरकरी भरा है। सो दिस इज द मरकरी कॉलम, ये मरकरी भरा है इसके अंदर। अभी हमने इसको यहाँ पे कनेक्ट नहीं किया था, तो यहाँ पर जो आ रहा था प्रेशर एटमॉस्फेयर की वजह से आ रहा था, और यहाँ भी प्रेशर एटमॉस्फेयर की वजह से आ रहा था। दोनों जगह का प्रेशर सेम हो गया, तो मरकरी लेवल सेम लेवल पर होंगी, मरकरी कॉलम कहीं राइज कहीं फॉल नहीं होगा। अब हमने इसको यहाँ पर कनेक्ट कर लिया, तो इस पॉइंट का प्रेशर हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, पॉइंट ए का। पॉइंट ए का प्रेशर हमको निकालना है। यहाँ के प्रेशर की वजह से ये हमारा मरकरी कॉलम नीचे की तरफ पुश होगा, तो यहाँ से ये थोड़ा नीचे गया, और यहाँ पे ये कॉलम और थोड़ा ऊपर जाएगा, तो हमारा लिक्विड कॉलम मरकरी का ऊपर आ गया। मान लो यहाँ तक आ गया है। अब हमको पता करना है इस जगह का प्रेशर कितना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये न्यूमेरिकल का एक टाइप है। जरा सोचो कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास एक प्रॉब्लम है, वी वांट टू फाइंड द प्रेशर एट पॉइंट ए, वी आर यूजिंग द यूट्यूब मानोमीटर। हाउ टू कैलकुलेट द प्रेशर एट पॉइंट ए? ओके, सिंपल तरीका ये है कि आप एक डेटम पॉइंट कंसीडर करो। लेट अस कंसीडर दिस इज द डेटम लाइन। डेटम लाइन ऐसी कंसीडर की जाए कि उसके नीचे की तरफ हमेशा सेम फ्लूइड प्रेजेंट हो। यहाँ तो एक ही फ्लूइड है, लेकिन कई मतलब मल्टीपल फ्लूइड्स हो जाते हैं। यहाँ पे लिक्विड यहाँ तक आ जाएगा,
हुआ ये कि यहाँ का एक फ्लूइड अगर यहाँ पे है तो आप डेटम लाइन कंसीडर कर सकते हैं, उसके बाद के कैलकुलेशंस हो जाएंगे। हम इस पॉइंट को नाम देते हैं पॉइंट P, इस पॉइंट को नाम देते हैं पॉइंट Q। ओके, ठीक है, इस पॉइंट को नाम दिया गया पॉइंट P, इस पॉइंट को नाम दिया गया पॉइंट Q। इतनी बात तो समझ आ गई हमको। अब जरा ध्यान दें, अगर मैंने ये डेटम लाइन कंसीडर की है तो क्या पॉइंट P के ऊपर बनने वाला प्रेशर और पॉइंट Q के ऊपर बनने वाला प्रेशर सेम होगा? तो प्रेशर एट पॉइंट P मस्ट बी इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट Q। ये कैसे कह सकते हैं आप? अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ ये बताता है एक लेवल पर फ्लूइड में प्रेशर हमेशा सेम मेंटेन होता है। पॉइंट P और पॉइंट Q एक ही लेवल पर है, इसलिए दोनों जगह पर बनने वाला प्रेशर सेम होगा। पॉइंट P पर बनने वाला प्रेशर पॉइंट A के ऊपर का बनने वाला प्रेशर है, यहां से ही प्रेशर यहां पर आया है ना, इसकी वजह से हम पॉइंट P के ऊपर बनने वाला प्रेशर को पॉइंट A के ऊपर का बनने वाला प्रेशर कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अब पॉइंट Q के ऊपर कितना प्रेशर बन रहा है ये हमको निकालना है, तो हम क्या करते हैं, ये हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम देखते हैं। जरा ध्यान दो, पॉइंट Q के ऊपर बनने वाला प्रेशर एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा ऊपर से आने वाला, और इस लिक्विड कॉलम की वजह से बनने वाला प्रेशर होगा जिसको हम कहते हैं हाइट, मान लो h है इसकी। तो क्या पॉइंट Q के ऊपर बनने वाले प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम कह सकता हूं मैं? बिल्कुल कह सकते हैं। तो पॉइंट P के ऊपर बनने वाला प्रेशर मतलब पॉइंट A, प्रेशर एट पॉइंट A इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस इतने लिक्विड कॉलम की वजह से कितना प्रेशर बनेगा, हमको पता है फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला रो एच जी। यहाँ रो किसकी, जो लिक्विड फिल किया गया उसका, उसकी डेंसिटी, इतना लिक्विड फिल किया गया इसकी डेंसिटी आएगी मरकरी की, यहाँ पे फ्लूइड मरकरी है ना, और हाइट इतने कॉलम की, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये आ गया प्रेशर एट पॉइंट A इज इक्वल टू P नॉट प्लस रो एच जी। समझ आ गया ये? अब जरा ध्यान दें, आमतौर पर हम क्या करते हैं, सिर्फ इतने लिक्विड कॉलम को देखते हैं, यहां पर कौन सा फ्लूइड भरा गया, हाइट हम देखते हैं, यहाँ पे रीडिंग्स होगी, रीडिंग से हम देखेंगे हाइट 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, जो कुछ भी है, हम इसको देखकर प्रेशर कैलकुलेट कर लेंगे और इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इग्नोर कर देंगे। सो दिस इज द प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। ये जो प्रेशर कैलकुलेट किया गया इस लिक्विड कॉलम की वजह से, उस प्रेशर में हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को निग्लेक्ट कर लिया है, उसको कंसीडर ही नहीं किया, हालांकि यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लेकिन इस कॉलम की वजह से जो प्रेशर बना वो सिर्फ रो एच जी है। ये जो प्रेशर कैलकुलेट हुआ, जो कि हर डिवाइस के थ्रू कैलकुलेट होगा, दिस प्रेशर इज कॉल्ड व्हाट, गेज प्रेशर। यानी जो भी इंस्ट्रूमेंट की वजह से प्रेशर बन रहा है उस प्रेशर को हम गेज प्रेशर कह सकते हैं। जो भी गेज प्रेशर होगा इतना प्रेशर ही हमने कैलकुलेट किया, हालांकि यहाँ पे आने वाला प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मिलाकर है, इसलिए हम गेज प्रेशर को कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट प्रेशर में से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को निकाल दें तो जो प्रेशर ऑब्टेन होता है उस प्रेशर को हम गेज प्रेशर कहते हैं। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ गेज प्रेशर। उसको कैलकुलेट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इसको ऐसा समझ लो, जैसे आपके पास वेइंग मशीन होती है, आप किराना दुकान पर गए, वहां पर आपको वेट करना है किसी भी चीज का, तो तराजू के अंदर हम रखते हैं, उसके ऊपर एक पहले ही एक प्याला है इस तरह की शेप का। अब आपको 1 किलोग्राम शुगर लेना है, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, वो प्याले को तराजू पर रखते हैं और रीडिंग 0 करते हैं, बराबर। यहां पे 0 रीडिंग किया गया, 0 किलोग्राम जब तक नहीं आता तब तक आप उसमें शक्कर डालना शुरू नहीं करते। हालांकि यहां पर 0 किलोग्राम का वेट नहीं है, यहां 0 किलोग्राम का वेट नहीं है, यहां वेट इस प्याले को मिलाकर है, उस प्याले को मिलाकर है। अब अगर मैं कहूं कि 1 किलोग्राम शक्कर आपने ली, यहां पर 1 किलोग्राम शक्कर डाल दी गई, तो एक्चुअल वेट कितना है, तो आप कहेंगे एक्चुअल वेट उस प्याले का वेट प्लस वेट ऑफ शुगर है। लेकिन हम सिर्फ वेट ऑफ शुगर को मेजर करते हैं, ये चीज तो ऑलरेडी वहां पर प्रेजेंट है ही, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, यही काम यहां पर होता है। जो भी इंस्ट्रूमेंट की वजह से प्रेशर मेजर होगा, दैट प्रेशर इज कॉल्ड गेज प्रेशर। गेज प्रेशर है, इसका मतलब वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑलरेडी है, लेकिन वो हमेशा प्रेजेंट है और हम उससे ज्यादा वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो उसको सिंपली इग्नोर कर देते हैं। यही चीज गेज प्रेशर के लिए इंपॉर्टेंट है। गेज प्रेशर में हम सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर मेजर करते हैं। जैसे यहां पर अगर आपको गिनना है तो तराजू का वेट निगलेक्ट कर लिए। अब मान लो आपने उस तराजू का वेट को निगलेक्ट नहीं किया था और उसका वेट आ रहा था 178 ग्राम, आपको 1 किलोग्राम शक्कर लेना है, तो आपको यहाँ पे वेट ऐड करना पड़ता था, यहां तक कि रीडिंग 1178 ग्राम आ जाए, जो कि हम समझते हैं लेकिन हर कोई नहीं समझ पाता ना कि हमने 1000 ग्राम वहां पर ऐड किया है। इसके हम सिंपली ये करते हैं 178 को 0 कंसीडर कर लेते हैं, अब सिर्फ 1000 ऐड कर लो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी आपकी। हमने यही किया। ये प्रेशर यहाँ पर हमेशा प्रेजेंट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, हमेशा प्रेजेंट है, तो उसको निगलेक्ट कर लिया। अब जो भी डिवाइस प्रेशर कैलकुलेट करेगा, दैट प्रेशर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर। सो दिस इज द एब्सोल्यूट प्रेशर। आपको एब्सोल्यूट प्रेशर के लिए याद क्या रखना है, द प्रेशर अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड
गेज प्रेशर, गेज प्रेशर से ऊपर जितना प्रेशर होगा दैट प्रेशर इज कॉल्ड, सॉरी एब्सोल्यूट प्रेशर से, एटमॉस्फेरिक में थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना इसके लिए दो तीन बातें बता देता हूं। मान लो ये हमारा टोटल प्रेशर है जिसका हमने नाम दिया पी एब्सोल्यूट। इसमें क्या क्या चीजें हैं, यहां तक का प्रेशर मान लो पी एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर का जितना प्रेशर दिया जाएगा दैट प्रेशर इज कॉल्ड पी गेज। इसका मतलब एब्सोल्यूट प्रेशर को मैं क्या लिख सकता हूं, पी एब्सोल्यूट इज इक्वल्स टू पी एटमॉस्फेयर प्लस पी गेज। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अगर गेज प्रेशर मिला दिया जाए तो आपको जो प्रेशर ऑब्टेन होगा वो एब्सोल्यूट प्रेशर होगा, और अगर एब्सोल्यूट प्रेशर यानी टोटल प्रेशर में से एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकाल दिया जाए तो जो प्रेशर ऑब्टेन होगा उसको हम कहेंगे पी गेज। पी गेज तमाम ही डिवाइसेस में मेजर होता है, और ये डिवाइस जो यहां पर यूज किया गया वो यूट्यूब मानोमीटर है। अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कर रहे हैं तो उस डिवाइस का नाम बारोमीटर है, और अगर आप गेज प्रेशर मेजर कर रहे हैं तो उसका नाम मानोमीटर यूज किया जाता है। चौथे टाइप का प्रेशर दैट इज द वैक्यूम प्रेशर। अभी तक हमने जितने प्रेशर लिए हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है, बराबर। यहाँ पे प्रेशर एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे आपने लिक्विड ऐड कर लिया तो वहां पे आने वाला प्रेशर एटमॉस्फेयर से ज्यादा होगा क्योंकि एटमॉस्फेयर ऊपर से आ रहा है ना। लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है, किसी जगह पर हम गैसेस वगैरह निकाल लेते हैं, यहाँ पे हमने गैसेस निकाल ली, इसका मतलब यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर हो गया। अब अगर आप इसको मेजर करना चाहें तो हमारा यूट्यूब मानोमीटर काम नहीं करता है क्योंकि यहाँ की डेंसिटी, यहाँ का जो मरकरी है वो इसके अंदर फ्लो होने लगता है, लिक्विड कॉलम पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। अब इसको कैसे मेजर करें, तो वो प्रेशर जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा, वो प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा उसको हम कहेंगे वैक्यूम प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जितना कम है, यहां तक हमारी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, यहां से यहां तक हम उसको कह सकते हैं पी एब्सोल्यूट, और यहां से तक इसके केस में। लेकिन हमारा प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, इसलिए हम क्या कहेंगे, यहां से यहां तक तो एब्सोल्यूट प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जितना कम है दैट प्रेशर इज कॉल्ड वैक्यूम प्रेशर। वैक्यूम प्रेशर समझ आया। वैक्यूम प्रेशर क्या करना है, टोटल प्रेशर मेजर नहीं करना है, टोटल प्रेशर नहीं, हमको देखना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना कम प्रेशर वहां पर प्रेजेंट है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लो एक जगह का प्रेशर हमने कैलकुलेट किया तो वहां का एब्सोल्यूट प्रेशर यानी टोटल प्रेशर आया कितना आया 0.5 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द टोटल प्रेशर एट दैट पॉइंट। क्या ये प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, P एटमॉस्फेयर इज इक्वल्स टू 1.013 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये तो 0.5 है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना कम है अगर मैं आपसे पूछूं तो आप निकालेंगे डेल्टा P यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस टोटल प्रेशर जो मेजर किया गया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू 0.013 into 10 to the power 5 माइनस 0.5 into 10 to the power 5, ये 10 to the power 5 कॉमन निकल गया, 3 मतलब हम इसमें से निकाल रहे तो 3 एज इट इज रहेगा, ये 1 भी एज इट इज रहेगा, 10 - 5 मतलब 5, तो 0.513 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतना प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है वहां पर, जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर से प्रेशर कम होता है दैट प्रेशर इज कॉल्ड वैक्यूम प्रेशर। वैक्यूम प्रेशर क्या है समझ आया, उस जगह का टोटल प्रेशर नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जितना प्रेशर कम वहां पर होगा दैट प्रेशर इज कॉल्ड वैक्यूम प्रेशर। समझ आ गया पूरी चीजें, यही चीजें आगे के चैप्टर में काम आएगी। अगर कोई डिवाइस से आप प्रेशर मेजर कर रहे हैं दैट प्रेशर इज कॉल्ड गेज प्रेशर। गेज प्रेशर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड कर लो, आपको क्या मिलेगा, एब्सोल्यूट प्रेशर, यहां से यहां तक का टोटल प्रेशर, और अगर हमारा प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है तो कितना कम है उसकी स्टडी हम वैक्यूम प्रेशर के थ्रू करते हैं। सो दिस इज द डिस्कशन अबाउट टाइप्स ऑफ प्रेशर। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपके जहन में इसके बाद भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमको बताएं, हम इंशाल्लाह उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम इंशाल्लाह जल्द ही दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह, थैंक यू।